नमस्कार साथियों, राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज में बोलिया और साहित्य का पार्ट हम पढ़ रहे थे और बोलिया और साहित्य के पार्ट के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बोलिया करवाई। 6 वीडियो बोलियों पर हमारे आ चुके हैं। साहित्य की विधाएं जो हमारा बोलियों के बाद दूसरा जो प्रकरण हमने प्रारंभ किया उसमें 2 वीडियो आ चुके हैं। लेकिन बोलियों और साहित्य के ही इसी भाग के अंदर जो तीसरी कड़ी में मैं चल रहा हूं, राजस्थान के कुछ प्रमुख साहित्यिक ग्रंथों की तरफ आज आपका ध्यान अग्रसित कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, वैसे मैं आपको साहित्य के 10-10 मिनट के कई क्लिप्स दूंगा, इसलिए आप ये उम्मीद ना करें कि आज की क्लास के अंदर या कल की क्लास के अंदर साहित्य पूरा हो जाएगा। लेकिन गौर करिएगा, हमारी टेक्निकल टीम थोड़ा सा शांति बनाए रखे और हमारे जो साहित्य राजस्थान की धरती पर लिखे गए, हमारा साहित्य जो राजस्थान की धरती पर लिखा गया, वैसे आज की क्लास है तो रटाफिकेशन की, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि साहित्य की जो महत्वपूर्ण रचनाएं राजस्थान की धरती पर लिखी गई वो रचनाएं आपको याद हो जाए। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जब हम राजस्थानी साहित्य की बात करते हैं तो राजस्थान का साहित्य 7वीं और 8वीं शताब्दी के बाद से लेके और आज दिन तक, और साहित्य एक ऐसा प्रकरण है, आप राजस्थान का इतिहास पढ़ते हो, इतिहास से संबंधित साहित्य परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे रणथंभौर का हमीर चौहान पढ़ते हैं तो हमीर मधवर्धन जैसा ग्रंथ आता है, हमीर महाकाव्य जैसा ग्रंथ आता है, हमीरायण जैसा ग्रंथ आता है। आप पृथ्वीराज चौहान पढ़ते हो तो चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो आ जाता है। आप मेवाड़ के महाराणा प्रताप को पढ़ते हो तो चक्रपाणी मिश्र के ग्रंथ आ जाते हैं। महाराणा कुंभा को पढ़ते हो तो कुंभा के ग्रंथ आ जाते हैं। आमेर को पढ़ते हो तो आमेर के मानसिंह जी के दरबारियों के ग्रंथ आ जाते हैं। सवाई जयसिंह के दरबारियों के ग्रंथ आ जाते हैं। पुंडरीक विट्ठल का ग्रंथ आ जाता है। बहुत सारे ग्रंथ परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, इतिहास में भी। जब हम राजस्थान की कला और संस्कृति में होते हैं तो हम साहित्य के दृष्टिकोण से और संगीत के दृष्टिकोण से भी ढेरों ग्रंथों को याद करने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के लोग देवताओं के शीर्षक में होते हैं तो बाबा रामदेव जी के 24 बाणियां का जिक्र भी करते हैं, और राजस्थान के संतों के अंदर जब होते हैं तो अलग अलग संतों का साहित्य, जैसे रामचरण जी का अनर्व वाणी का ग्रंथ है। जैसे आपको जानकारी हो, जब हम राजस्थान के अंदर धन्ना जी का पढ़ते हैं तो धन्ना जी की आरती पढ़ते हैं। जब हम दादू के बारे में बात करते हैं तो दादू रदूहों का जिक्र करते हैं। जब हम मीरा का जिक्र करते हैं तो मीरा की पदावलियों का जिक्र करते हैं। तो इस प्रकार परीक्षा के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर भी कला के दृष्टिकोण से भी साहित्य भरपूर पूछा जाता है। राजस्थान के जब आप भूगोल में होते हो तो जैसे वन से जुड़ी कोई किताब पूछ ली, या भूगोल से रिलेटेड कोई बुक पुरानी जो चर्चा में रही वो पूछ ली, कृषि से संबंधित कोई पुस्तक आपको पूछ ली, या इन तीनों के अलावा भी पॉलिटी से संबंधित बुक्स भी कई बार पूछ ली जाती है, और कई बार करंट इवेंट से संबंधित कोई चर्चित किताब है तो वो किताब भी परीक्षा के अंदर पूछ ली जाती है। आप ये कोशिश करो कि हजारों ग्रंथ, मैं अगर लगातार महीना भर भी केवल साहित्य पढ़ाऊं तो भी ग्रंथ खत्म नहीं होने, लेकिन मेरे इस प्रकरण के अंदर मैं ये कोशिश करूंगा कि राजस्थान के साहित्य को, चाहे वो वीर गाथा काल या आदिकाल में लिखा गया, चाहे वो मध्यकाल में लिखा गया, और चाहे वो आधुनिक काल में लिखा गया, आपको वो साहित्य कंठस्थ हो जाए। विद्यार्थियों, पानी की बोतल पास करिएगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जब हम साहित्य की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर और 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का काल वीर गाथा काल या आदि काल के नाम से जाना जाता है। आपको जानकारी हो विद्यार्थियों, राजस्थान में साहित्य के दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो हम राजस्थान के साहित्य को लिखने के हिसाब से 3 कालों के अंदर उसे विभक्त करते हैं। एक वीर गाथा काल, दूसरा मध्यकाल, और तीसरा हम उसे विभक्त करते हैं आधुनिक काल। ये विभाजन यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कालक्रम का अध्ययन भी शुरुआत में कर लेते हैं, और जब आप साहित्यिक ग्रंथों के लेखक याद करें तो आप कालक्रम के अनुसार ही रटे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि परीक्षा के अंदर जब भी कोई ग्रंथ पूछा जाता है तो उसका सीधा लेखक पूछते हैं, या फिर 4 किताबें और 4 लेखक दे दिए और उनको सुमेलित करने पर प्रश्न आ गया, या असुमेलित पर प्रश्न आ गया, मिलान पर प्रश्न आ गया, तो आपको कुल मिला के इन साहित्यिक ग्रंथ, और मैंने जैसे कल की क्लास में भी अगर मेरा वीडियो देखा है तो रासो साहित्य, जिसमें मैंने आपको 10 ग्रंथ बताए थे,
ऐसे ही भरपूर ग्रंथ मैं आपको बोली और साहित्य के अंदर भी बता चुका हूं, जैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का जिक्र किया। जैसे आपको जानकारी हो, हमने एलपी टेसीटोरी का जो है इंडियन एंटीक्वेरी का जिक्र किया। बहुत सारे ग्रंथों का जिक्र भी हम साथ साथ करते हैं। जब मैं वीर गाथा काल की बात करता हूं तो विद्यार्थियों 8वीं शताब्दी से लेके और 15वीं शताब्दी की शुरुआत, 15वीं शताब्दी की शुरुआत या 14वीं शताब्दी, कुछ भी कह दूं, यह काल कहलाता है वीर गाथा काल। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, 8वीं शताब्दी से लेकर और 14वीं शताब्दी कह दूं या फिर मैं 15वीं शताब्दी का प्रारंभ कर दूं, हमारे कई विद्वान जिसके अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान, वो इस प्रारंभिक काल को आदि काल कहते हैं, वीर गाथा काल कहते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर कहते हैं कि 743 ईस्वी से, विद्यार्थियों ये कोई प्रामाणिक विभाजन नहीं, अलग अलग लोगों ने अपने अपने ढंग से विभाजन किया। हम चाहे तो इसको सन के हिसाब से याद करने की जगह हम इसको शताब्दी के हिसाब से भी मान सकते हैं। 743 ईस्वी से लेकर और 1401 ईस्वी के बीच का जो काल है, राजस्थान के साहित्य के अंदर हमारे कई विद्वान इस काल को कहते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल क्यों? क्योंकि इस समय अवधि में जितनी रचनाएं लिखी गई, उन रचनाओं का केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं वीरता रहा। उन रचनाओं का केंद्र बिंदु आपको जानकारी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वीर गाथा काल का मतलब केवल मार काट की रचनाएं लिखी गई, केवल युद्ध की रचनाएं लिखी गई। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस अवधि के अंदर प्रेम काव्य भी लिखा गया, इस काल के अंदर धर्म से संबंधित रचनाओं को भी लिखा गया। लेकिन विद्यार्थियों इस काल में सबसे ज्यादा जो जोर रहा वो किसके ऊपर रहा? वो युद्ध कौशल के ऊपर रहा, वीरता के ऊपर रहा, और इसलिए इस काल को हम कहते हैं वीर गाथा काल। विद्यार्थियों धार्मिक रचनाएं भी लिखी गई, प्रेम काव्य भी लिखे गए, लेकिन सबसे ज्यादा जोर चूंकि इस काल में वीरता पर रहा, युद्ध पर रहा, युद्ध कौशल पर रहा, बाहुबल पर रहा, इसलिए इस काल को हम वीर गाथा काल कहते हैं। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वीर गाथा काल का जो साहित्य है, हालांकि बाद में लिपिबद्ध होना शुरू हुआ, लेकिन इस काल में सबसे ज्यादा प्रचलन जो रहा वो श्रुति साहित्य का रहा। अर्थात ऐसा साहित्य जो किसी के द्वारा कहा गया, जनमानस में धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया, और कालांतर में वही साहित्य जनश्रुतियों के रूप में विभिन्न अंचलों में लोकप्रिय हो गया। यानी जैसे आपको ध्यान हो, प्राचीन काल में अपन वेद पढ़ते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये वेद क्या है? ये वेद भी तो श्रुति साहित्य है। वैसे ही वीर गाथा काल के अंदर लिपिबद्ध साहित्य की तुलना में, लेखन की तुलना में श्रुति साहित्य का प्रचलन ज्यादा रहा। सुनने के ऊपर जो है वो ध्यान बहुत ज्यादा इस अवधि के अंदर दिया गया। श्रुति साहित्य का प्रचलन इस अवधि में ज्यादा रहा। लेकिन जब अपन मध्यकाल आएंगे विद्यार्थियों, मध्यकाल में 1401 से लेकर और 1843 के बीच का काल, और या फिर मैं ये कह दूं कि 15वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर और 19वीं शताब्दी के मध्य का काल, 19वीं शताब्दी के मध्य का काल, विद्यार्थियों ये जो काल है, इस काल को हम मध्यकाल कहते हैं। और जब मैं मध्यकाल का जिक्र करूंगा विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊंगा कि इस काल के अंदर राजस्थान के अंदर तो राजपूत इतिहास से संबंधित और राजस्थान के परगनों से संबंधित बहुत सारा इतिहास जो है वो इस काल के अंदर जो लिखने का प्रयास किया गया। इस काल के अंदर साहित्य की भी कई काल्पनिक रचनाओं का सृजन भी इस काल के अंदर हुआ। और तीसरा काल आधुनिक काल है। 19वीं शताब्दी के बाद का जो भी समय है ये आधुनिक काल कहलाता है। और इस आधुनिक काल में विविध प्रकार की भांति भांति की रचनाओं को जो है वो लिखा गया। ये जो मैंने अभी तक बताया ये तो केवल एक प्रस्तावना है, और ये इसलिए जरूरी है कि जब हम साहित्य को याद करने का प्रयास करते हैं, एक तो है कि स्टूडेंट के साथ सीधो ग्रंथ लेखक बता दो, ऐसे नहीं होता। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी का काल ये वीर गाथा काल है, क्योंकि इसमें वीरता आधारित जो है वो ग्रंथ ज्यादा लिखे गए, धार्मिक रचनाएं भी लिखी गई, प्रेम रचनाएं भी लिखी गई, मगर यहां पर वीर गाथाओं का बहुत ज्यादा प्रचलन रहा। वो वीर गाथाएं भी लिपिबद्ध करने की जगह वहां श्रुति साहित्य, सुनाया गया साहित्य, लोगों की वीर गाथाओं को सुनाया जाता था। आपको जानकारी हो वीर गाथा काल में श्रुति साहित्य का प्रचलन ज्यादा रहा। इसी तरीके से मध्यकाल पढ़ते 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल, जिसमें हालांकि युद्ध कौशल को यहां पर भी प्राथमिकता दी गई, लेकिन यहां पर दूसरे प्रकार का साहित्य भी भरपूर मात्रा के अंदर लिखा
गया। और आधुनिक काल के अंदर तो आप सभी को पता है 19वीं शताब्दी के बाद हमारे कई इतिहासकार, देखिए लेखन का जो शैली होती है, स्टाइल होती है, वो भी समय के साथ परिवर्तित होती है। आज अगर कोई 21वीं शताब्दी के अंदर लेखन कर रहा है तो वो शैली कभी 15वीं शताब्दी की तरह और 8वीं शताब्दी की तरह, क्योंकि समय के साथ वैचारिक मत भिन्नता आती है, और जब समय के साथ वैचारिक मत भिन्नता आती है तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि लेखन का स्टाइल भी एक जैसा रहे। इसीलिए हमारे साहित्यकारों ने और रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों ने साहित्य को 3 भागों में कालक्रम के हिसाब से बांटा है। हालांकि कई ऐसे ग्रंथ है जो वीर गाथा काल और मध्यकाल के संक्रमण काल में, जैसे 14वीं और 15वीं शताब्दी में लिखे गए, तो ऐसा कोई फिक्स एप्रोप्रिएशन नहीं है कि इस ग्रंथ को वीर गाथा काल में रखे या मध्यकाल में रखे। ये ऊपरी तौर पर विभाजन है, जिससे ध्यान रहे कि ये किस कालक्रम का जो है बन रहा है या किस कालक्रम के बीच का संक्रमण काल का है। आपको ध्यान हो 15वीं शताब्दी देखे तो कुछ लोग उन ग्रंथों को वीर गाथा काल में रख देंगे, कुछ मध्यकाल में रख देंगे, पर हमारी परीक्षा के अंदर वीर गाथा काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, केवल ये काल विभाजन जरूर ध्यान में रखें। लेकिन साहित्य जब भी पूछा जाएगा तो उसके लेखक पूछे जाएंगे, और उसमें हालांकि मैं वीर गाथा काल के जो ग्रंथ है वो शुरुआत के अंदर लूंगा। मैं आपको बता जरूर रहा हूं कि मैं शुरुआत में वीर गाथा काल के ग्रंथ ले रहा हूं, लेकिन ऐसा 100% जब आप याद करने बैठे तो ये जरूरी नहीं कि आप कालक्रम के हिसाब से याद करें। आप ग्रंथ और उसका लेखन याद करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग जो है बढ़िया तरीके से याद कर पाएंगे। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, यहां महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। मैं जब राजस्थान के साहित्य के अंदर जब चर्चा करता हूं, मैं राजस्थान के कुछ प्रमुख ग्रंथों की तरफ आपको लेकर जा रहा हूं, और जब मैं राजस्थान के कुछ प्रमुख ग्रंथों की तरफ लेकर जा रहा हूं तो विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं एक ग्रंथ का नाम ले रहा हूं। कोई भी अपन जो साहित्य पढ़ेंगे, क्योंकि याद करने की चीजें बहुत ज्यादा है, अपन ग्रंथ का नाम और उसके लेखक का नाम विशेष रूप से इसका जिक्र करेंगे। अगर कोई लेखक बहुत ज्यादा लोकप्रिय है तो मैं उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन सभी ग्रंथों के लेखकों की गहराइयों में अगर जाओगे तो विद्यार्थियों, राजस्थान जीके का समुद्र, राजस्थान जीके का गागर इतना ज्यादा गहरा है कि उसमें डूबने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी, और परीक्षा के हिसाब से आपको फायदा हो ऐसे ही हमारे को पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों, सबसे पहले जिस ग्रंथ का मैं जिक्र कर रहा हूं, भरतेश्वर बाहुबली घोर। अब यह सवाल परीक्षा में आया हुआ है पहले कई बार। भरतेश्वर बाहुबली घोर, भरतेश्वर बाहुबली घोर। जैसे जैन साहित्य के अंदर भरत और बाहुबली की रचनाओं को, भरत बाहुबली की कहानी को हम सुनते हैं, और आपको जानकारी हो, श्रवण बेलगोला का नाम सुना है? वहां बाहुबली का अभिषेक जो होता है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, और श्रवण बेलगोला का नाम नहीं सुना तो जब अपन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा लेने के बाद अपना जो अंतिम समय व्यतीत किया वो श्रवण बेलगोला की धरती पर किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा, क्या होता है संथारा, जैन जो परंपरा है, उस जैन परंपरा के अंदर, संथारा के अंदर व्यक्ति अन्न और जल का त्याग तब तक कर लेता है जब तक कि मृत्यु का वरण न कर ले। जब तक कि मृत्यु का वरण न कर ले, आपको जानकारी हो, तब तक, जब तक मृत्यु का वरण न कर ले तब तक व्यक्ति अन्न और जल को ग्रहण नहीं करता। संथारा संलेखना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा कहां पर किया था? श्रवण बेलगोला की धरती पर किया था। वो श्रवण बेलगोला जहां बाहुबली का मस्तकाभिषेक होता है। और मैं बात भरत और बाहुबली की करता हूं। बाहुबली, विद्यार्थियों, बाहुबली को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और बाहुबली को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अपने घमंड में चूर होता है। तो बाहुबली की बहन बाहुबली को कहती है, पहले गज से नीचे तो उतर जाओ। गज का मतलब क्या? गज मतलब हाथी नहीं, गज मतलब अहंकार। उस अहंकार रूपी हाथी से नीचे उतर जाओ। और तब उसे पता चला कि मैं अपने भाई भरत को तो कुछ जानता ही नहीं हूं। और जब यह अहंकार उतरा तो उसको विज्ञान की प्राप्ति हुई। वो भरतेश्वर बाहुबली घोर। और विद्यार्थियों, भरतेश्वर बाहुबली घोर नाम का ग्रंथ परीक्षा का धर्मेला प्रश्न है आरपीएससी का। इसके लेखक कौन है? वज्रसेन सूरी। भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक कौन है? वज्रसेन सूरी।
भरतेश्वर बाहुबली घोर घोर पीड़ा वज्र पीड़ा, घोर पीड़ा वज्र पीड़ा। अपन कहते हैं घोर पीड़ा है, मतलब ये पीड़ा तो वज्र की तरह है। परीक्षा में सवाल आया था राजस्थान बाड़मेर जिले के ग्राम सेवक पेपर 2012 के अंदर, और सवाल आया भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता कौन है? वज्रसेन सूरी। भरतेश्वर बाहुबली घोर घोर पीड़ा, आपको जानकारी हो, घोर पीड़ा, घोर पीड़ा वज्र पीड़ा, आपको जानकारी हो। जब हम भरतेश्वर बाहुबली घोर की बात करते हैं तो भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचनाकार कौन है? भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचनाकार है वज्रसेन सूरी। विद्यार्थियों, भरतेश्वर बाहुबली घोर की रचना लिखी गई थी 1168 ईस्वी के लगभग, एप्रोक्सीमेट। लगभग क्यों? क्योंकि संवत का उल्लेख नहीं है। भरतेश्वर बाहुबली घोर विद्यार्थियों ये 1168 ईस्वी के लगभग लिखी गई। और कौन सी भाषा में लिखी गई? राजस्थानी तो उस समय अपने अपभ्रंश में थी, तो यहां मैं कहूंगा मारू गुर्जर भाषा में, मारू गुर्जर भाषा में। अब मारू गुर्जर एक तरीके से राजस्थानी का ही अपभ्रंश रूप था उस समय। बाद में 13वीं शताब्दी के आते आते राजस्थानी अपने अपभ्रंश से अलग हुई। मैं अपने बोलियों के वीडियो में आपको बता चुका हूं। भरतेश्वर बाहुबली घोर की रचना वज्रसेन सूरी ने की, और विद्यार्थियों 1168 ईस्वी के लगभग भरतेश्वर बाहुबली घोर की रचना हुई। कहते हैं भरत और बाहुबली के बीच युद्ध का वर्णन, क्योंकि बाहुबली को घमंड था, वो अपने भाई भरत को कुछ मानता नहीं था। भरत और बाहुबली के बीच युद्ध का वर्णन, दोनों के बीच में युद्ध, जब भाई भाई के बीच युद्ध हो तो ये घोर पीड़ा है। घोर पीड़ा मतलब वज्र पीड़ा, और इसलिए लेखक कौन है? वज्रसेन सूरी। विद्यार्थियों, भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक कौन है? भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक है वज्रसेन सूरी। 1168 ईस्वी के लगभग लिखी गई, मारू गुर्जर में लिखी गई, लेकिन मारू गुर्जर तो राजस्थानी का ही पूर्व रूप। इसलिए विद्यार्थियों इस रचना को राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम रचना माना जाता है। इस रचना को राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम रचना माना जाता है। राजस्थानी साहित्य क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि इससे पहले राजस्थान में ग्रंथ नहीं लिखे गए, मगर राजस्थानी भाषा जिसको हम कहते हैं, और राजस्थानी भाषा का पूर्व रूप मारू गुर्जर भाषा। राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम रचना, राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम रचना कौन सी रचना को माना जाता है? अगर परीक्षा में सवाल आता है तो भरतेश्वर बाहुबली घोर लिखेंगे। और विद्यार्थियों, भरत और बाहुबली के बीच में लड़ाई, युद्ध, बाहुबली को जो घमंड था उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। विद्यार्थियों, बाद में हालांकि वो अहंकार उतर गया, लेकिन घोर पीड़ा वज्र पीड़ा, भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक कौन है? वज्रसेन सूरी। राजस्थानी साहित्य की प्राचीनतम रचना। लेकिन विद्यार्थियों, राजस्थान में जो जैन साहित्य मिलता है, आपको जानकारी हो, राजस्थान के अंदर जो जैन साहित्य मिलता है, उस जैन साहित्य के अंदर जितनी भी रचनाएं हमें राजस्थान में उपलब्ध है, जैन साहित्य की प्राचीनतम रचना राजस्थान में इसको माना जाता है। आपको जानकारी हो, राजस्थान में जैन साहित्य की प्राचीनतम रचना, इस रचना को माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली घोर, रचनाकार कौन है? वज्रसेन सूरी। कब रचना लिखी गई? 1168 के लगभग। कौन सी भाषा में लिखी गई? मारू गुर्जर भाषा में। किसका वर्णन है? भरत और बाहुबली के बीच युद्ध का। राजस्थानी साहित्य की उपलब्ध प्राचीनतम रचना है, और जैन साहित्य की प्राचीनतम रचना इसको माना जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक और डिसलाइक, लाइक डिसलाइक ये आपका अधिकार है, आपको जो लगे वो करिए। विद्यार्थियों, समझ में आए तो जरूर बताइए, थोड़ा हमारी एनर्जी भी बढ़ती है। भरतेश्वर बाहुबली घोर की जैसे मैंने चर्चा की, वैसे ही एक ग्रंथ आता है भरत बाहुबली रास। देखिए, ग्रंथों में वैसे तो लेखक याद करना, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी गप्पे अगर लगाएंगे तो ग्रंथ आसानी से याद हो जाएंगे। भरत बाहुबली रास, मैं महत्वपूर्ण ग्रंथ तो आज और कल के 2 वीडियो में बता दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर 10-10 मिनट की कभी कभार क्लिप्स जो है वो साहित्य से जुड़े ग्रंथों की अलग अपन ले आएंगे।
भरत बाहुबली रास, भरत बाहुबली रास। विद्यार्थियों, स रास, रास में पीछे है स, और स से शाली भद्र सुरी। लेकिन स और श का फर्क, हम तो मारवाड़ी है, हम तो ये दांत वाले स को, ये तालू वाले श को एक जैसा ही बोलते हैं। विद्यार्थी, ये हमारा मारवाड़ी का जो है पुट आ गया है। ये अगर आपने मेरा हिंदी का वीडियो देखा है वर्ण विचार का, तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया? तुलस दंत्य, तुलस दंत्य, तुलस दंत्य, लतु लसा नाम दंत्य। और ये श, इचू ये श नाम तालू, ये श तालू से बोलते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दें, तो ये रास एक सरक वाला स है तो दूसरा संकर वाला श ले लेते हैं, शाली भद्रसुरी। भरत बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? ये भी जैन साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है विद्यार्थियों। भरत बाहुबली रास के रचनाकार है शाली भद्रसुरी। और मैं आपको बताना चाहूंगा 1184 ईस्वी के अंदर, 1184 ईस्वी के अंदर शाली भद्रसुरी के द्वारा रचित, शाली भद्रसुरी के द्वारा रचित मारू गुर्जर भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया? मारू गुर्जर। अब बताइए, भरतेश्वर बाहुबली घोर वो भी तो मारू गुर्जर का ही था। ये लिखा गया 1184 के लगभग, जबकि भरतेश्वर बाहुबली घोर लिखा गया था 1168। मगर एक फर्क है, वो 1168 के लगभग लिखा गया, ये हमारा अनुमान है, हमारा अंदाजा है। लेकिन ये 1184 ईस्वी अगर 57 जोड़ोगे संवत आ जाएगा। ये संवत के उल्लेख वाली राजस्थानी की पहली रचना है। विद्यार्थियों ध्यान देना, रास में स से शाली भद्र और स से संवत, संवत के उल्लेख वाली। विद्यार्थियों ध्यान दें, राजस्थान में संवत्तोल्लेख वाली, राजस्थान में संवत के उल्लेख वाली, संवत्तोल्लेख वाली प्राचीनतम रचना किसको माना जाता है? संवत के उल्लेख वाली प्राचीनतम रचना किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है भरतेश्वर बाहुबली रास। विद्यार्थियों, परीक्षा में सवाल आवे, राजस्थानी साहित्य की पहली रचना कौन सी है? तो भरतेश्वर बाहुबली घोर। लेकिन संवत के उल्लेख वाली राजस्थानी की पहली रचना कौन सी है? तो अपने को ध्यान रखना है, भरत बाहुबली रास। लेकिन एक बात और, क्या बात है सर? एक एक बात करें, बात तो खत्म ही को नहीं हुई। लेकिन राजस्थान का जीके ही इतना लंबा है, हम क्या करें? आपको ध्यान हो, ये मारू गुर्जर भाषा का पहला रास भी माना जाता है। ये मारू गुर्जर भाषा का पहला रास भी माना जाता है। और रास साहित्य में ये सबसे विस्तृत रास है। ध्यान देना, आज दिन तक जितने रास ग्रंथ लिखे गए उसमें सबसे विस्तृत रास कौन सा है? विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, आज दिन तक जितने रास लिखे गए उसमें सबसे विस्तृत रास अगर कोई है तो विद्यार्थियों राजस्थान में जितने रास लिखे गए उन सभी रास के अंदर विस्तृत रास भरत बाहुबली रास है। लेकिन शाली भद्रसुरी का जिक्र करता हूं ना, तो भरत बाहुबली रास की जगह एक रास बड़े बुद्धि रास। बुद्धि रास के रचयिता भी कौन है? बुद्धि रास के रचयिता भी शाली भद्रसुरी। आपको जानो, भरत बाहुबली रास के रचयिता शाली भद्रसुरी और बुद्धि रास के रचयिता भी शाली भद्रसुरी। याद हो रहा है? याद हो रहा हो तो लाइक कर दो, नहीं तो डिसलाइक कर दो। और डिसलाइक कोई कौन नहीं हले तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। और अनसब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इसका मतलब लाइक है, और लाइक है तो कम से कम लाइक दबा दो। विद्यार्थियों, अगली कड़ी के अंदर मैं एक ग्रंथ के ऊपर और चल रहा हूं। देखिए, कुछ ग्रंथ रिवीजन भी करा रहा हूं जो पिछली क्लास के अंदर पढ़े हैं। जैसे नेमिनाथ बारहमासा मैंने पढ़ाया है। अब आप ही बता दीजिए नेमिनाथ बारहमासा का लेखक कौन है? बता चुका हूं पिछली क्लास में, पिछली क्लास में बता चुका हूं, इसलिए अब आप ही बताओ, कमेंट करो। आपको मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था? नेमिनाथ बारहमासा। और नेमिनाथ बारहमासा का लेखक कौन है? कौन है? पलहण। पलहण। नेमिनाथ बारहमासा ये मारू गुर्जर भाषा का पहला बारहमासा है। ध्यान देना, मारू गुर्जर
भाषा का पहला 12 मासा, और 12 मासा मैंने कल बताया था जिसमें वर्ष के 12 महीने, वर्ष के 12 महीने ना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, इन 12 महीनों में प्रकृति का श्रृंगार और सौंदर्य क्या रहेगा उसका वर्णन 12 मासा में किया जाता है। और नेमिनाथ 12 मासा जो है विद्यार्थियों, ये मारू गुर्जर भाषा का पहला 12 मासा है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है पल्हण। इसके रचनाकार कौन है विद्यार्थियों? इसके रचनाकार है पल्हण। नेमिनाथ 12 मासा विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, नेमिनाथ 12 मासा की चर्चा जब मैं करता हूं तो आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि नेमिनाथ 12 मासा, नेमिनाथ 12 मासा के लेखक कौन है? पल्हण, पल्हण। और ये मारू गुर्जर भाषा का पहला 12 मासा है। देखिए रचनाएं बहुत है, रचनाएं बहुत है, लेकिन धीरे धीरे करके याद करिए। नेमिनाथ 12 मासा राजस्थान में पल्हण, वैसे ही कश्मीर में राज तरंगिणी तो लेखक तो कलहण, वैसे ही चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो न पूरो कियो जलहण। तो ऐसे नाम आते हैं, पलहण, कलहण, जलहण। देखो नाम से भी 3 चीजें याद हुई ना। पलहण नेमिनाथ 12 मासा, कलहण कश्मीर की राज तरंगिणी, और जलहण चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? जलहण। जलहण, पलहण, कलहण, एड़ा घणाई है, टेंशन मत लो, याद अपने करना पड़ी, क्योंकि याद नहीं करो तो सवाल पापी पेट रो है, नौकरी रो सवाल है। और राजस्थान जी के तो इतरो डीप में पढ़ना पड़े कि अपने गड़ी पूछे तक भी जाना पड़े, ध्यान दे। चलिए एक पढ़ना है तो पढ़ना ही है। कुमारपाल रास के लेखक कौन है बताइए? मैं सवाल, आप इसको सवाल के रूप में ले लो, आता हो तो कमेंट कर लो, क्योंकि आज का ये मटेरियल ही रटाफिकेशन का है। कुमारपाल रास, कुमारपाल रास, कुमार, कुमार पाल रास, कुमार कैसा कुमार? देव कुमार, देव कुमार, कुमार कैसा? देव कुमार, देव कुमार यानी देवप्रभ। कुमारपाल रास की रचना किसने की? देवप्रभ। अपन याद रखो, देव कुमार, देव कुमार यानी कुमारपाल रास की रचना किसने की? देवप्रभ ने की, देवप्रभ ने की। कुमारपाल रास की रचना किसने की? देवप्रभ ने की। विद्यार्थियों, कुमारपाल रास की रचना किसने की? देवप्रभ ने की। इसी तरीके से आपको जानकारी हो, मैंने आपको भरतेश्वर बाहुबली घोर बताया, भरत बाहुबली रास बताया, बुद्धि रास बताया, नेमिनाथ 12 मासा बताया, कुमारपाल रास बताया। चलिए एक कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था पृथ्वीराज रासो, मैं रिवीजन भी साथ साथ कराऊंगा। मैंने आपको कहा है पृथ्वीराज रासो। अब जलहण अभी का ना, जलन, तो पृथ्वीराज रासो का वैसे लेखक कौन था? चंद्रवरदाई, लेकिन इसको पूरा किसने किया? जलहण। पृथ्वीराज रासो का लेखक है चंद्रवरदाई। आज 5 साल पहले तो हर एग्जाम में धर्मेलो प्रश्न तो, हालांकि हमें थोड़ो घड़ो कम आवे है सवाल, लेकिन पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। जब अपे चौहानारी बात मतलब कहानी पिछली क्लास में पढ़ा था ना, तो जदे पृथ्वीराज चौहान री बात हुणाऊला, चंद्रवरदाई री बात करूला, उले टोने आपने बताऊला कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जिसने मोहम्मद गौरी सामने सिंहासन पर बैठा। देखिए इतिहास में क्या है वो अलग चीज है, क्योंकि इतिहास क्या कहता है वो बात अलग है। मैं पृथ्वीराज रासो की बात बता रहा हूं, और उसमें शब्द भेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान के हाथों गौरी की हत्या करवाई। विद्यार्थी आगे ये भी बताऊंगा कि किसने कहा पृथ्वीराज चौहान की मौत गजनी में हुई, किसने कहा पृथ्वीराज चौहान की मौत सिरसा में हुई, और किसने कहा पृथ्वीराज चौहान की मौत अजमेर में हुई। अलग अलग मत भी बताऊंगा, जिदे चौहान और बात हुणाऊंगा। लेकिन अपने को ध्यान रखना है, पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रवरदाई। शब्द भेदी बाण 4 बांस 24 गज 8 अंगुल पर नाम, ता ऊपर सुल्तान और मत चूके चौहान। 4 बांस 24 गज 8 अंगुल पर नाम, ता ऊपर सुल्तान और मत चूके चौहान। ऐसे शब्दों के माध्यम से मोहम्मद गौरी की लोकेशन बता दी। वो जीपीएस सिस्टम कैसे आजकल, वैसे चंद्रवरदाई के शब्दों में जीपीएस था, लोकेशन बता दी मोहम्मद गौरी की, और मोहम्मद गौरी का विकेट उड़ गया।
अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज रासो। बाकी इतिहास क्या कहता है वो जब बात होना उला जदे बात करो ला। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई है, लेकिन इसको पूरा किसने किया? जलन। चलिए, एक हमारे विद्यार्थी कल वो कमेंट में भी पूछ रहे थे पृथ्वीराज विजय, इस पर सवाल कई बार आता है। जब पृथ्वीराज रासो की बात की तो विद्यार्थियों पृथ्वीराज विजय की भी बात करूं। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट। आपको ध्यान हो पृथ्वीराज चौहान के बारे में, पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक है जयानक भट्ट। जयानक भट्ट। वैसे ऐसा कहते हैं कि जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय की जो रचना की थी वो पुष्कर सरोवर के किनारे की थी। ध्यान देना, पुष्कर झील के तट पे ये रचना की थी। पुष्कर सरोवर के निकट इसकी रचना की गई जयानक भट्ट के द्वारा। विद्यार्थियों, जयानक भट्ट ने रचना की थी पृथ्वीराज विजय के ग्रंथ की। लेकिन एक ग्रंथ विद्यार्थियों और आता है, और वो आता है रणमल छंद। रणमल छंद के रचनाकार कौन है बताइए? रणमल छंद की रचना किसने की थी? रणमल छंद। साहित्य सवाल के रूप में आप इसको ले और आप उत्तर बताएं अगर आ रहा हो। रणमल छंद की रचना किसने की? रणमल छंद की रचना की थी श्रीधर व्यास। रणमल छंद की रचना की थी श्रीधर व्यास। विद्यार्थियों, रणमल छंद की रचना की थी श्रीधर व्यास। कहते हैं कि ये 14वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ रणमल छंद। रणमल रणमल रणमल। आपको ध्यान हो, मारवाड़ रे जदे राव जोधाजी री बात करूला तो जोधाजी रे पिताजी रो नाम किए तो रणमल ही तो हतो। रणमल। मेवाड़ रे महाराणा कुंभारो किए तो कुंभा या कुंभा रे पिताजी रो मोमो। आपको जानकारी हो, मोकल रो मोमो, मोकल रो मोमो। क्योंकि रणमल की बहन थी हंसाबाई और हंसाबाई का विवाह हुआ था लाखा से, और लाखा का बेटा था मोकल और मोकल का बेटा था कुंभा। और रिश्ता नाते तो आप मेंटल एबिलिटी में बहुत जोड़ते हो, इसलिए मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। पर विद्यार्थियों, रणमल छंद के रचनाकार कौन है? रणमल छंद के रचनाकार है श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास की रचना है रणमल छंद। ध्यान दे, रणमल रणमल रणमल। जोधाजी रे पिताजी रणमल नो मेवाड़ रे मई धर्यो रो। धर्यो मतलब मार्यो पो, धर्यो मतलब श्रीधर, और श्रीधर व्यास। रणमल, जोधाजी रे पिताजी रणमल ने मारवाड़ रा राजा था, लेकिन मेवाड़ री धरती माते कुंभा रे इसारे रे माते, और रणमल ने धर्यो पो मार्यो पो, तो धर्यो मतलब धर, धर से श्रीधर और श्रीधर व्यास। याद करिए साथ साथ, ठीक है, मारवाड़ी फंडे है, लेकिन विद्यार्थियों आपको जानकारी हो। एक और रचना आती है जिसको मैं कहूंगा गौतम रास। गौतम रास। चलिए, ये बाकी तो बहुत सरल सरल रचना है, जैसे पृथ्वीराज रासो पूछी। गौतम रास, गौतम रास आप बताइएगा। गौतम रास भगवान महावीर स्वामी, जिनके 11 गणधरों के बारे में अगर आपने सुना है, तो भगवान महावीर स्वामी के पहले गणधर थे जिनका नाम था गौतम। महावीर के चेले, महावीर के जो गणधर थे, गणधर, गंधर्व नहीं कह रहा हूं, गणधर। महावीर के जो गणधर थे, और आपको जानकारी हो भगवान महावीर स्वामी के पहले गणधर गौतम। भगवान महावीर के पहले गणधर कौन थे? गौतम। इंडियन हिस्ट्री में अगर पढ़ा हुआ आपने कभी, तो गौतम के बारे में एक ग्रंथ है गौतम रास, रास साहित्य में। और इस गौतम रास को लिखा था एक जैन मुनि थे जिनका नाम था विजय प्रभ। देखिए, ये भी वही, मैं जब वीर गाथा काल के सारे ग्रंथ जो बता रहा हूं, वीर गाथा काल के शुरुआत में बता रहा हूं 14वीं शताब्दी तक के। उसके बाद कल का जब वीडियो आएगा तो आगे के और भी कुछ वीडियो आपको बताऊंगा। आज की क्लास में केवल वही बता रहा हूं जो 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी से पहले पहले लिखे गए, वीर गाथा काल तक लिखे गए। आपको जानकारी हो, गौतम रास के लेखक थे जैन मुनि विजय प्रभ उपाध्याय। महावीर स्वामी के गणधर थे गौतम, तो महावीर स्वामी के गणधर थे गौतम, तो गौतम की जय हो और गौतम की विजय हो। विजय प्रभ उपाध्याय। गौतम की जय हो और गौतम की विजय हो।
महावीर के गणधर थे, इसलिए कह रहा हूं गौतम की जय हो और गौतम की विजय हो। विजय प्रभ उपाध्याय, विजय प्रभ उपाध्याय। विद्यार्थियों, एक सवाल और चल रहा हूं, क्योंकि साहित्य में चल रहे हैं तो थोड़ा सा अपन इसको स्पीड भी रखेंगे, हालांकि फिर भी आराम से करवा रहा हूं, लेकिन साहित्य तो रटाफिकेशन का टॉपिक है और आपको याद भी करना पड़ेगा। वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो समझ में भी आएगा। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, भगवान महावीर के शिष्य, भगवान महावीर के जो 11 गणधर थे, उसमें पहले गणधर थे गौतम, और गौतम के ऊपर गौतम रास लिखा विजय प्रभ उपाध्याय ने। पर एक रचना और आती है जीव दया रास। इस पे सवाल पहले परीक्षा में आ चुका है, ध्यान देना। जीव दया रास, जीव दया रास, जीव दया रास। और जीव दया रास के लेखक है जालोर के कवि आसीगू, कवि आसीगू, ध्यान देना। जीव दया रास के लेखक है कवि आसीगू, कवि आसीगू। कहां के थे? जालोर के। जालोर के कवि आसीगू ने एक ग्रंथ लिखा जीव दया रास। देखिए, जहां जरूरी होगा ना वहां मैं आपको जगह बताऊंगा, हर जगह नहीं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव एक ही है कि ग्रंथ और उसका लेखक याद हो जाए। बाकी आप लेखकों पे बहुत कम वीडियो देखोगे, क्योंकि रटाफिकेशन के टॉपिक है कि लिस्ट ले लो, याद कर लो। लेकिन मैं लिस्ट नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, और आप निश्चित रूप से इस सूची को याद करने का अगर प्रयास करोगे तो याद हो जाएगा। नहीं याद करोगे तो याद होना ही को। चलिए, एक और ग्रंथ जिसकी चर्चा मैंने पिछली क्लास के अंदर की थी, अगर कोई बता सके विद्यार्थियों, विजयपाल रासो। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो के लेखक कौन है? नल्ल सिंह। देखिए, कल मैंने कुछ 10 ग्रंथ बताए थे। बीसल देव रासो का लेखक है नरपति नाला, लेकिन विजयपाल रासो का लेखक है नल्ल सिंह। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, यहां थोड़ी सी जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि करौली के विजयपाल यादव के बारे में सवाल भी आता है। आपको ध्यान हो, करौली का यादव वंश कह दूं या फिर बयाना का यादव वंश कह दूं, क्योंकि बयाना के ही तो यादव वंश के राजा, जो बाद में करौली के राजा हुए, जब आगे इतिहास पढ़ेंगे तो बताऊंगा। लेकिन विजयपाल रासो की बात करता हूं। करौली के एक राजा थे जिनका नाम था विजयपाल। विद्यार्थियों, करौली के एक राजा थे जिनका नाम था विजयपाल। करौली के राजा कह दो, बयाना के राजा कह दो। एक अपन किला भी तो आगे पढ़ेंगे ना, विजय मंदिर गढ़ दुर्ग, विजयपाल यादव का बनाया हुआ। तो विद्यार्थियों, करौली के राजा विजयपाल यादव, उनके एक दरबारी थे। करौली के राजा थे विजयपाल यादव, वही विजयपाल जिसका विजय मंदिरगढ़ का किला। विजयपाल यादव जो करौली के राजा हुए, इनके एक दरबारी थे और उन दरबारी का नाम था नल्ल सिंह। तो करौली के राजा विजयपाल यादव के काव्यात्मक यशोगान करते हुए, करौली के राजा विजयपाल यादव का काव्यात्मक यशोगान करते हुए एक ग्रंथ जो है वो लिखा गया। और वो ग्रंथ कौन सा लिखा गया विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, वो ग्रंथ लिखा गया विजयपाल रासो। और जब मैं विजयपाल रासो की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, ये विजयपाल रासो जो नल्ल सिंह के द्वारा लिखा गया, ये कौन सी शैली के अंदर लिखा गया? ये पिंगल शैली के अंदर लिखा गया। ध्यान देना, ये करौली चूंकि पूर्वी राजस्थान का है, इसलिए पिंगल शैली के अंदर इस ग्रंथ को जो है वो रचा गया। पिंगल शैली के अंदर इस ग्रंथ की जो है वो रचना की गई। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान। इसी तरीके से मैं रणथंभौर के अमीर देव चौहान के बारे में भी कुछ ग्रंथ आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान दे। वैसे रणथंभौर का अमीर देव के ऊपर अलग से एक ग्रंथ आपको कई सारे बताऊंगा, लेकिन कुछ एक ग्रंथ जैसे अमीर मदमर्दन, रणथंभौर के अमीर देव चौहान है ना, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, अमीर हठ और तिरिया तेल चढ़े न दूजी बा। अमीर मदमर्दन है, अमीर महाकाव्य है, अमीर हठ है। लेखक आप बताइए, कमेंट करिए तीनों के।
हम्मीर मदमर्दन है, हम्मीर महाकाव्य है, हम्मीर हठ है, बताइए। इसके अलावा हम्मीरायण भी है। कुछ ग्रंथ अपन हम्मीर देव, क्योंकि सारे ग्रंथ एक साथ नहीं, हम्मीर के बहुत सारे ग्रंथ, रणथंभौर का इतिहास बताऊंगा, लेकिन ये 3 ग्रंथ पहले इसलिए जिक्र किया कि तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों, हम्मीर मदमर्दन के लेखक कौन है, कमेंट करिए। हम्मीर मदमर्दन के लेखक है जय सिंह सूरी। हम्मीर मदमर्दन के लेखक है जय सिंह सूरी। हम्मीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। हम्मीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। हम्मीर हठ के लेखक है चंद्र शेखर। विद्यार्थी, आपको जानकारी हो, अपने को हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हम्मीर हठ चंद्रशेखर, हम्मीर मदमर्दन जयसिंह सूरी, इसी तरीके से हम्मीरायण भांडेऊ व्यास। हम्मीरायण, हम्मीरायण के लेखक कौन है, भांडऊ व्यास। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, हम्मीर मदमर्दन, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर हठ, हम्मीरायण। अभी हम्मीर पे तो और ग्रंथ भी बहुत सारे आएंगे आगे की क्लासों में। हम्मीर मदमर्दन के लेखक कौन है, जयसिंह सूरी। हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है, नयन चंद्र सूरी। हम्मीर हठ के लेखक कौन है, चंद्रशेखर। और हम्मीरायण के लेखक कौन है, भांडऊ व्यास। साहित्य बहुत सारा है, आगे 10-10 मिनट की छोटी छोटी क्लिप्स में तो आपको 10 मिनट की क्लास ली, 10 ग्रंथ ले लिए या पेपर ले लिया कि आज केवल 15 साहित्य के सवाल, 50 साहित्य के सवाल है, तो आपको लेखक खूब सारे याद कराऊंगा, लेकिन धीरे 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 सब कुछ अपन करेंगे। विद्यार्थियों, ये साहित्यिक ग्रंथ आपने अगर याद किए हैं तो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मैं आपको और यहां पर बता रहा हूं, वीरमायण। वीरमायण, इसका जिक्र अपन अगले स्लाइड में कर रहे हैं। वीरमायण विद्यार्थियों एक ग्रंथ है जिसका नाम है वीरमायण। इसका लेखक कौन है, कहते हैं कि मालानी के रावल मल्लीनाथ। मारवाड़ का जब इतिहास पढ़ते हैं, कहावत है मल्लीरा मढ़ेन वीरमरा गढ़े, मतलब वीरम देव के जो वंशज थे उन्होंने गढ़ में, जोधपुर के मेहरानगढ़ में राज किया, और मल्लीनाथ के वंशज जब वो झोपड़ियों में रहे तो वीरमरा गढ़ेन, मल्लीरा मढ़े, ये सारी बातें मारवाड़ के इतिहास में आगे आएगी। वीरमायण के लेखक के बादर ढाड़ी। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि बादर ढाड़ी की एक रचना है, बादर ढाड़ी की निशानियां। बादर ढाड़ी की एक रचना, वैसे वीरमायण नाम पहले नहीं था, शुरुआती नाम था बादर ढाड़ी की निशानियां। बादर ढाड़ी की निशानियां। और जब बादर ढाड़ी की निशानियां, अब बादर ढाड़ी की निशानियां नाम से ही स्पष्ट है ये किसकी रचना है, बादर ढाड़ी की रचना है। और बादर ढाड़ी की निशानियां बादर ढाड़ी की रचना है, लेकिन बादर ढाड़ी, आपको जानकारी हो, बादर ढाड़ी की निशानियां बादर ढाड़ी की रचना है, लेकिन बादर ढाड़ी की निशानियां जो है ना, वो एक श्रुति काव्य था। कैसा काव्य था, श्रुति काव्य, सुनाया गया काव्य, वो लिखा हुआ नहीं था। लेकिन ये जनमानस में इतना लोकप्रिय हो गया ये काव्य कि कालांतर में, और वैसे किसका वर्णन है मैंने बताया, रावल मल्लीनाथ और उनके भतीज गोगाजी। आपको जानकारी हो, रावल मल्लीनाथ, रावल मल्लीनाथ, वैसे मारवाड़ की बात करते हैं तो मल्लीरा मढ़े और वीरमरा गढ़े। कहते हैं कि रावल मल्लीनाथ और उनके भतीज गोगादे, रावल मल्लीनाथ और उनके भतीज थे गोगादे। रावल मल्लीनाथ और उनके भतीज गोगादे की कहानी इस वीरमायण ग्रंथ के अंदर है, लेकिन वीरमायण ओरिजिनल वीरमायण नहीं था। यह वीरमायण ग्रंथ पहले था बादर ढाड़ी की निशानियां, जिसमें रावल मल्लीनाथ और उनके भतीज गोगादे की कहानी का वर्णन है। यह श्रुति काव्य था, लेकिन जनमानस में जो श्रुति प्रचलित थी
उसे लेखन का स्वरूप, उसे लिपि किसने प्रदान की? उसे लिपि प्रदान की जोधपुर के राजा मान सिंह के दरबारी बुद्ध जी आसिया ने। जोधपुर के राजा मान सिंह जी के एक दरबारी थे और उन दरबारी का नाम था बुद्ध जी आसिया। कहते हैं कि जोधपुर के राजा मान सिंह जी के दरबारी बुद्ध जी आसिया ने इस श्रुति काव्य को लेखन का रूप दिया और उस ग्रंथ का नाम क्या रख दिया? वीर रामायण। लेकिन फिर भी परीक्षा में आता है वीर रामायण के लेखक कौन है? तो हमारे पास जब विकल्प में बादर ढाडी और बुद्ध जी आसिया दोनों होता है तो हम लिखते हैं बादर ढाडी। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल ये वीर रामायण का बुद्ध जी आसिया तो एक तरीके से संपादन का कार्य कर रहे थे, एडिटिंग का काम, मतलब उसको लेखन का काम, उसके लिपि देने का काम। लेकिन ओरिजिनली जो बादर ढाडी निशानियां जो हम पढ़ते हैं, ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जो बादर ढाडी ने लिखा, वास्तव में ये लेखन हो नहीं पाया, ये तो श्रुति साहित्य था। लेकिन आपको जानकारी हो, इसे लेखन का स्वरूप किसने दिया? इसे लेखन का स्वरूप दिया जोधपुर के राजा मान सिंह जी के दरबारी बुद्ध जी आसिया ने, और तब इस रचना का नाम रखा गया वीर रामायण। तो हालांकि वीर रामायण जो वर्तमान स्वरूप, या यूं कहूं कि मान सिंह जी के काल में जो वीर रामायण की रचना हुई वो बुद्ध जी आसिया ने की, पर बुद्ध जी आसिया केवल उसके एडिटर थे। मूल रूप से वो रचना वीर रामायण जो लिखी गई, इसमें जो श्रुति काव्य डाला गया इस रचना में, वो श्रुति काव्य वास्तव में किसका था? वो श्रुति काव्य था बादर ढाडी का। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को ध्यान रखनी है। एक दो ग्रंथ जाते जाते आपको और बता देता हूं। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के रचनाकार कौन है? परीक्षा में कई बार पूछते हैं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, इसके रचनाकार कौन है? भीनमाल के रहने वाले एक मशहूर ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना ब्रह्मगुप्त ने की, जिनका संबंध विशेष रूप से जालोर के भीनमाल से था। हालांकि जालोर की बात हुई तो मैंने एक उद्योतन सूरी का ग्रंथ भी पहले आपको बता रखा है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? कुवलय माला। और कुवलय माला जिसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है और उसमें एक मरु भाषा का उल्लेख है जिसको आज राजस्थानी मारवाड़ी कहते हैं। कुवलय माला जालोर के किले में किसने लिखा था? 778 ईस्वी के अंदर उद्योतन सूरी। हालांकि कुवलय माला राजस्थान में लिखा गया, इसलिए राजस्थानी का जिक्र करते हैं। बाकी मारू गुर्जर भाषा की पहली रचना तो भरतेश्वर बाहुबली घोर को मानते हैं। इसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख था और जिसमें हमारी एक भाषा मरु वाणी या मरु भाषा भी थी, जिसको बाद में मारवाड़ी कहा गया। हालांकि एक संस्कृत का बहुत ही मशहूर ग्रंथ है, राजस्थानी का नहीं है, उस पर भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ये शिशुपाल वध महाकाव्य वैसे तो संस्कृत की रचना है, मगर इसके रचनाकार जो थे ना, शिशुपाल वध महाकाव्य के रचनाकार कवि माघ, उनका संबंध चूंकि भीनमाल जालोर से था, इसलिए इनके ऊपर भी राजस्थान में सवाल पूछ लिया जाता है, राजस्थान जीके में। हालांकि ये राजस्थानी की रचना नहीं है, पर सवाल आ जाता है कि आपको जानकारी हो शिशुपाल वध महाकाव्य की रचना किसने की? कवि माघ। परीक्षा का वेरी इंपॉर्टेंट ये एमटीआर प्रश्न है, ध्यान देना। एमटीआर, मारो टोटल रट्टा, एमटीआर। विद्यार्थियों, मुझे लगता है साहित्य बहुत सारे ग्रंथ बताए, लेकिन हैंग आज बताऊं तो याद है कोनी ऊपर ऊंचाई, क्योंकि आज रो टॉपिक की रटाफिकेशन है ये हारू काले भड़े हूँ आईला साहित्य रा कई ग्रंथ भड़े बताईला। कोशिश करीला कि जितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कालेरी क्लासरूम में पूरा कर सका। आज मैं आपने वो ग्रंथ बताया जो 14वीं 15वीं शताब्दी तक लिखी दिया, लेकिन 14वीं शताब्दी रे बाद रा ग्रंथ पे कालेरी क्लासरूम में भड़े पढ़ने की कोशिश करन। वैसे साहित्य की कोई कमी है कोनी, जितनी तक अपने राजस्थान जी के चल है साहित्य रे छोटे छोटे क्लिपन टेस्ट रे माध्यमों भी घणो हारो साहित्य अपने लोग पढ़ा। उम्मीद है कि आप सबने वीडियो पसंद आ रही हो, और अगर पसंद आ रही है तो आपने की करना है तो आपने ठाए। बाकी मैं आप विदा लूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।